हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 2, जिसमें हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इस पे बेसिकली 2 मेन थ्योरी आई थी जो मैंने आपको बताई, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में मैंने आपको बताया था कि ये प्रोफेसर एल्विन मार्शल ने दी थी और उन्होंने बोला था कि जो यूटिलिटी है ना, मतलब सेटिस्फैक्शन, वो हम मेजर कर सकते हैं काउंटेबल फॉर्म में। एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करने पे उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे कि हमें एक रोटी से 2 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी मिली, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आई थी ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो हिक्स और एलन ने दी थी। वो कार्डिनल यूटिलिटी के अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि नहीं, जो यूटिलिटी होती है वो साइकोलॉजिकल फेनोमेना होता है और उसे हम एग्जैक्ट नंबर में मेजर कर ही नहीं सकते 1 2 3 4 की फॉर्म में। उन्होंने इसलिए ऑर्डिनल यूटिलिटी दी थी। उनका मानना था कि हम यूटिलिटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं और उस बेस पर रैंकिंग कर सकते हैं उनकी, कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई है और कौन सी चीज़ कम पसंद आई है। और इसी ऑर्डिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ना उन्होंने इंडिफरेंस कर्व का यूज़ किया था। तो देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है ना, जो सारे ही गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, जिससे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ इसे अभी समझाऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या है। हमारे इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जितनी भी थ्योरी होती है ना, वो कुछ अजम्पशंस पे बेस होती है। पहले हम अज्यूम करते हैं कि चीज़ें ऐसी ऐसी होंगी, उसके बाद हम उस थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन है यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, कि जो यूटिलिटी होती है ना वो ऑर्डिनल होती है, कि हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, इनकी रैंकिंग कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा है मोर गुड मोर यूटिलिटी, मतलब जितना ज़्यादा गुड होगा हमें उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थर्ड है हमारा टू गुड्स, इसमें हमने अज्यूम किया है कि इस केस में या ऑर्डिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर सिर्फ 2 ही गुड कंज्यूम कर रहा है। फोर्थ है हमारा रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब है कि हमारा जो कंज्यूमर है ना, वो लॉजिकल चीज़ें सोचता है, उसको पता है कि उसे कौन सी चीज़ कब कंज्यूम करनी है और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करनी है। फिफ्थ है हमारा प्रेफरेंस। मैंने आपको बताया कंज्यूमर क्या करता है, सारे कॉम्बिनेशंस बना लेता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। सिक्स्थ है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसे भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, फिर भी बता देती हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए दूसरी चीज़ की एक यूनिट को गिव अप कर देते हैं ना, वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे कि आज मेरे घर में रोटी और चावल दोनों बने हैं और आज मेरा रोटी खाने का ज़्यादा मन है, तो मैं क्या करूँगी, एक एक्स्ट्रा रोटी लेने लेने के लिए थोड़ी सी अपनी चावल की क्वांटिटी कम कर दूंगी, जिससे कि कम चावल खाऊंगी और रोटी एक्स्ट्रा खा सकती हूँ। ये था हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ इंडिफरेंस कर्व बेसिकली कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है पीटर का। अब पीटर क्या है ना, उसके पास ये मैंने टेबल है, टेबल में शो कर रखा है कॉम्बिनेशन, मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगी। अब इसमें जो पीटर है ना, उसके पास 1 यूनिट है फूड की और 12 यूनिट है क्लोथिंग की। अब हम उससे पूछेंगे या हम उससे बात करके देखेंगे कि एक एडिशनल फूड की यूनिट के लिए वो कितनी क्लोथिंग जो है वो गिव अप कर सकता है, जिससे उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। लाइक कॉम्बिनेशन ए है, उसके पास 1 और 12, तो अगर वो कॉम्बिनेशन बी पे आता है जिसमें फूड को उसको एक आइटम एक्स्ट्रा चाहिए और उसके लिए उसने 6 क्लोथिंग के आइटम गिव अप कर दिए हैं, तो उससे भी उसे सेम ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसे देखो ग्राफ में शो हो रखा है। कॉम्बिनेशन 1 में क्या है, 1 यूनिट है यहाँ पे फूड की और 12 यूनिट है यहाँ पे क्लोथिंग की। अब उसे एक एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए थी फूड की, जिसके लिए वो 6 क्लोथिंग गिव अप कर सकता है और 6 क्लोथिंग आइटम गिव अप करने के बाद भी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसी जो कॉम्बिनेशन सी आएगा उसमें भी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक एक्स्ट्रा यूनिट फूड के लिए वो कितना गिव अप कर रहा है। मैंने आपको रोटी और चावल का एग्जाम्पल दिया ना, अगर मुझे 3 रोटी खानी है तो मैं क्या करूँगी, मैं चावल की क्वांटिटी और कम कर दूँगी। 4 खानी है तो क्या करूँगी, मैं फिर चावल खाऊँगी ही नहीं या चावल की क्वांटिटी और कम कर दूँगी। ऐसे ही इंडिफरेंस कर्व काम करता है और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना मुझे। मुझे अपना
पेट भरना, जब मेरा रोटी का ही ज़्यादा मन कर रहा है, अगर चावल का ज़्यादा मन कर रखा होता तो मैं रोटी कम खा के चावल खाती, अगर रोटी का ज़्यादा मन कर रहा तो मैं रोटी ज़्यादा खा रही हूँ, चावल कम खा रही हूँ, और सारे ही कॉम्बिनेशन जो मैं बना रही हूँ, चावल कहीं कम कर रही हूँ, कहीं रोटी कम कर रही हूँ, इन सब पे मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिल रहा है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊँगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब एक कंज़्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए अपनी दूसरी यूनिट का गिव अप कर देता है ना, वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें देखो आप, इसमें क्या, इसमें भी हमने कंज़्यूमर से पूछा है कि कौन-कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं जिससे कि आपको सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिले। जैसे कि अब ये आपके पास 20 हैमबर्गर हैं और आपको चाहिए 6 और, तो 6 और हैमबर्गर के लिए कितने हॉट डॉग आप गिव अप कर सकते हो जिससे कि सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। अब इसमें हमने क्या दिखा रखा है कि ये जो स्लोप है ना, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का स्लोप है ना, नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि जितने वो हैमबर्गर्स खाना चाहता है, जितनी उसकी विलिंगनेस हैमबर्गर को खाने की है, उतनी ही कम विलिंगनेस हो रही है उसको हॉट डॉग के खाने की। यही होता है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आप देखो कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, क्योंकि ये सारा का सारा ही उसी का ही पार्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी का, तो हमें समझना पड़ेगा इंडिफरेंस मैप क्या होता है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये जो है ना, ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर के कॉम्बिनेशन को दिखाया है, इसमें हॉट डॉग और हैमबर्गर के। अगला है हमारा इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप में क्या होता है कि एक से ज़्यादा जब इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 और इंडिफरेंस कर्व 3, तो ये हो जाता है हमारा इंडिफरेंस मैप। अब एक चीज़ याद रखना, इंडिफरेंस मैप में क्या होता है, जितना आगे वाला हमारा इंडिफरेंस मैप होता है ना, सेटिस्फैक्शन लेवल या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ही होता है, ये चीज़ याद रखने वाली है। इतना ही होता है हमारा इंडिफरेंस मैप। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इंडिफरेंस मैप की। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो आईएस इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना, वो डाउनवर्ड टू द राइट होता है, मतलब इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड टू द राइट होगा। दूसरा है कि वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, मतलब दो शेप होती है ना, एक होती है हमारी कॉनकेव और एक होती है हमारी कॉन्वेक्स, तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। तीसरा है हमारा इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना, अभी हमने इंडिफरेंस मैप में देखे थे, ऐसे 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 थे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ऐसे और ऐसे नहीं हो सकते हैं। फोर्थ है हमारा हायर इंडिफरेंस कर्व है ना, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस कर्व 1 जो है ना, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा इंडिफरेंस कर्व 2 पे, और इससे भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा हमें इंडिफरेंस कर्व 3 पे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इंडिफरेंस कर्व है ना, एक्सिस को टच नहीं कर सकता। अभी हमने देखा, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, हमारी वाई एक्सिस होती है। इंडिफरेंस कर्व कैसे होता है, ऐसे होता है, वो ना तो वाई एक्सिस को टच करता है ना एक्स एक्सिस को, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व हमारा ऐसे नहीं होता जो हमारी एक्सिस को टच करे, ठीक है। ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब अगला जो हमारा टॉपिक है बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़नी है कि बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन क्या होती है ना, हम कंज्यूमर हैं और हमें हमारा एक बजट होता है, ठीक है, हमारी एक फिक्स्ड इनकम होती है हर मंथ की, और उस फिक्स्ड इनकम के हिसाब से हम अपने कॉम्बिनेशंस बनाते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कितनी खरीदनी है, कितनी कंज्यूम करनी है, तो इसी को ही हमारा बजट लाइन कहता है। अब इस बजट लाइन पे देखो दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट एच और एक पॉइंट के। पॉइंट के क्या है, पॉइंट के जो है ना अंडर द बजट है, मतलब हमारे अंडर बजट के अंदर आता है कि हम हमारी जितनी हमारी सैलरी है, इनकम है, जो तो हमारा बजट बना है उससे कम खर्चा हो रहा है। और पॉइंट एच क्या, पॉइंट एच वो वाला पॉइंट है जो हमारे बजट के बाहर जाता है, समझ गए। और जो ये लाइन है, ये है हमारी बजट लाइन, जो हमारी एक फिक्स्ड इनकम को शो करती है, जिसमें हम अपने कंजप्शन की चीज़ें और कॉम्बिनेशन सोचते हैं कि हमें कौन से गुड्स कितने लेने हैं, राइट। अब जो हमारा अगला है वो है कि जो बजट लाइन है ना, उसमें शिफ्ट कब होता है, ठीक है। बजट लाइन में अब जो शिफ्ट है ना, वो दो तरीके से होते हैं। पहला, या तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो जाए, जैसे मैं हूँ, पहले मेरी सैलरी 10,000 थी, अब मेरी सैलरी 20,000 हो गई है, या अब मेरी सैलरी 5,000 हो गई है। दूसरा होता है जब कमोडिटी है ना, उसके प्राइस में चेंज आ जाता है, तब बजट लाइन में शिफ्ट होता है। तो पहले पहला केस पढ़ते हैं। पहला केस है जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है। तो पहले कंज्यूमर की इनकम थी इतनी, ठीक है, तो हमारी बजट लाइन यहाँ थी कि हम गुड ए इतना खरीदेंगे, गुड एक्स इतना खरीदेंगे और गुड वाई इतना खरीदेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर कंज्यूमर की जो इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ने से क्या हुआ, इनकम बढ़ने से उसका बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया तो बजट लाइन आगे को शिफ्ट हो गई। अब हम गुड एक्स
A1 खरीद रहे हैं, मतलब जितना पहले खरीद रहे थे उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं, और गुड वाई B1 खरीद रहे हैं, है ना। और अगर उसी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो हमारी बजट लाइन पीछे शिफ्ट हो जाती है ना, क्योंकि अब हमारे पास पैसे कम है, तो ये हमारी बन जाती है बजट लाइन, ये वाली जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है। अब हम कितना खरीद रहे हैं, पहले हम A खरीद रहे थे, अब हम A2 खरीद रहे हैं गुड एक्स का, और B2 खरीद रहे हैं गुड वाई का। ये हो गया पहला केस जब इनकम में चेंज होता है। अब देखते हैं कि जब प्राइस में चेंज होता है तब क्या होता है। जब प्राइस में चेंज होता है तब भी सेम चीज़ होती है। अगर गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया, अब गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया तो हमारी बजट लाइन, गुड एक्स और गुड वाई दोनों का प्राइस बढ़ गया तो हमारी बजट लाइन पीछे शिफ्ट होएगी। क्यों? क्योंकि पहले हम उन पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे थे, गुड एक्स की भी गुड वाई की भी, लेकिन अब क्या हुआ, अब उनके प्राइस बढ़ गए हैं तो अब हमारी बजट लाइन पीछे शिफ्ट हो गई, क्योंकि हम गुड एक्स भी कम खरीद सकते हैं हम, और गुड वाई भी कम खरीद सकते हैं। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस, जब हमारी बजट लाइन आगे शिफ्ट होती है, कब शिफ्ट होती है, जब प्राइस कम हो जाते हैं। जब हमारे प्राइस कम हो जाते हैं तो फिर हमारी ये नई बजट लाइन बन जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस कम हुआ हम गुड एक्स ज़्यादा खरीदने लगे और गुड वाई भी ज़्यादा खरीदने हो लगे। ये होता है प्राइस और सैलरी में चेंज आने का, इनकम में चेंज आने से। अब याद रखना, इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन आगे शिफ्ट होएगी, इनकम कम होगी तो बजट लाइन पीछे शिफ्ट होएगी। लेकिन प्राइस के केस में उल्टा है। प्राइस में क्या होता है कि अगर प्राइस कम हुए तो बजट लाइन हमारी आगे शिफ्ट होएगी, अगर प्राइस हमारे ज़्यादा हुए तो बजट लाइन हमारी पीछे शिफ्ट होएगी। इन दोनों में ये डिफरेंस है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब अगर गुड एक्स है, मतलब सिर्फ एक गुड के प्राइस में चेंज होता है तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट होती है। अब जो बी है, गुड वाई है, उसका प्राइस इतना ही है, इसलिए बजट लाइन का जो ये वाला एक्सिस है ना वो यहाँ पे टच है। लेकिन गुड एक्स में चेंज हो रहा है। गुड एक्स में क्या हुआ कि गुड एक्स के प्राइस जो है ना वो बढ़ गई। प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, ए से A2 पे हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो गई। मतलब पहले हम गुड एक्स मतलब मान लो चावल थे, पहले हम चावल इतना खरीद रहे थे, अब हम चावल कम खरीदने लगे। क्यों? क्योंकि चावल का प्राइस बढ़ गया। दूसरा केस होता है इधर वाला, जब हमारी बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाती है तो इसमें क्या हुआ कि दाल के रेट हमारे उतने ही है, जैसे हम गुड वाई कह रहे हैं, गुड एक्स चावल, चावल के रेट हमारे जो है ना वो कम हो गए। अब कम होने से क्या हुआ, अब हम चावल ज़्यादा खरीदने लगे। तो ये होता है कि अगर एक ही गुड में प्राइस में चेंज आता है तो वो कैसे शिफ्ट करती है। दूसरा हमारा इसमें केस हो जाता है कि अगर गुड वाई में चेंज हुआ तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी। गुड वाई में चेंज हुआ तो क्या होगा, गुड एक्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, वो उसकी हम उतनी ही क्वांटिटी ले रहे हैं। लेकिन गुड वाई के प्राइस में चेंज हो गया तो उसके प्राइस जो है ना वो कम हो गया। उसका प्राइस कम हुआ तो पहले हम बी ले रहे थे, अब हम B1 लेने लगे, इतनी क्वांटिटी लेने लगे। फिर क्या हुआ, उसके प्राइस जो है, दूसरा केस हो गया कि उसका प्राइस जो है बढ़ गया। अब बढ़ गया तो क्या हुआ, वही पहले हम बी ले रहे थे अब हम B2 लेने लगे। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। तो जब एक ही कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो बजट लाइन इस तरीके से शिफ्ट करती है, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद है कि बजट लाइन के फीचर्स क्या हैं, हमें सबके फीचर्स समझने भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला फीचर है उसका नेगेटिव स्लोप। जो बजट लाइन होती है ना उसका स्लोप नेगेटिव होता है। क्यों? ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ना, वो नीचे जाती है। दूसरा है कि बजट लाइन का दूसरा फीचर है वो इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी अभी कैसे। तीसरा है कि रियल इनकम लाइन होती है। बजट लाइन क्या होती है, हमारी रियल इनकम लाइन होती है, हमारी रियल कैपेसिटी दिखाती है कि हमारा इतना बजट है दिए हुए टाइम के लिए। फोर्थ है हमारा स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, वो ऐसे 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 नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको समझाऊंगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कि टेंजेंट टू आईसी कर्व का क्या मतलब है, ठीक है। आप देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर को दिए हुए इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंचना होता है, ठीक है, और उसमें वो कोई चेंज नहीं कर सकता। अब आप देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाने के लिए मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन अलग अलग क्यों समझाई थी, क्योंकि ये है हमारी बजट लाइन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें पता कैसे चलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता करने के लिए हमें बजट लाइन भी चाहिए और हमें इंडिफरेंस कर्व भी चाहिए। अब यहाँ पे देखो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों चीज़ें हैं। अब जो बात है सोचने की, वो बात सोचने की ये है कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब भी मिलेगा जब उसके दिए हुए बजट में या उसके तय किए हुए बजट में उसे अपनी क्वांटिटी मिल जाती है, उसे अपनी कंज्यूम करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, गुड्स मिल जाते हैं जो जिसकी उसे ज़रूरत है, वही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा ना। अब आप देखो ये हमारी बजट लाइन है, ए भी हमारी बजट लाइन हो गई है, ठीक है। अब उसमें देखो तीन डिफरेंस कर्व है, IC1, IC2 और IC3। अब आप देखो
IC1 जो है बजट लाइन के नीचे जा रही है, मतलब अंडर बजट है वो, ठीक है, इसमें कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। उसके बाद है हमारी IC3 क्या है, हमारी बजट लाइन के ऊपर जा रही है, मतलब इतना तो हमारा बजट भी नहीं है जितना हमारा इंडिफरेंस कर्व चला गया है। अब आप देखो IC2 जो है वो बजट लाइन से टेंजेंट है, मतलब जितना हमारा बजट लाइन है उसी बजट लाइन पे ही हमारा इंडिफरेंस कर्व आ रहा है, मतलब हमारा गुड का कॉम्बिनेशन आ रहा है जो हमें चाहिए। तो जिस पॉइंट पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से टेंजेंट हो रहे हैं ना, वही पॉइंट होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इसका मतलब है जो पॉइंट ई है ना, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब जो ये वाला पॉइंट था कि IC जो है बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होती है, वही मैंने आपको दिखाया हुआ है। देखो कैसे, ये हमारी बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे टेंजेंट है, और ये प्रॉपर्टी है बजट लाइन की कि टेंजेंट होएगा तभी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।